नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने क्लास 9 साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसमें आपको एटम्स क्या होते हैं, एटम्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से हमें मिलते हैं, वो सब बता रखा है हमने। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु देखते हैं क्या है। ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो भी मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई, अगर ये मैटर है तो इसकी सबसे छोटी इकाई जो होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी, वो होगा एटम्स यानी कि परमाणु। लेकिन कोई कोई ऐसे मैटर्स होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सबसे छोटी इकाई जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम ना होके क्या होता है, मॉलिक्यूल। अगर हम मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो एटम्स ही मिलेंगे हमें। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स असल में ग्रुप है किसका, एटम्स का। मॉलिक्यूल कैसे बना है, मान लीजिए एटम आप खुद को मान लीजिए। अगर मैं कहूँ कि एक क्लास जो है वो किससे मिलके बनी हुई है, स्टूडेंट्स से मिलके बनी हुई है, तो हर एक स्टूडेंट क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। क्लियर बेटा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक ऐसी क्लास है जहाँ हर बेंच पे 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, क्लास में बच्चे हैं, हर बेंच पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है। यहाँ पर क्लास में बच्चे हैं लेकिन हर बेंच पे 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ रखा है। तो अगर मैं इस क्लास को तोड़ना चाहूँ तो सबसे छोटी चीज मेरे पास क्या निकलेगी, एक लड़की। करेक्ट, सबसे छोटी चीज क्या निकलेगी, एक लड़की, जो कि एक एटम है। पर अगर मैं इस क्लास को तोड़ना चाहूँ और छोटा करूँ तो मेरे पास जो सबसे छोटी चीज निकलेगी वो क्या होगी, एक ऐसा ग्रुप जो कि 2 लड़कियों से मिलके बना है और दोनों लड़कियों ने अपने हाथ जोड़े हुए हैं। क्लियर बच्चे। हाँ, मैं चाहूँ तो मैं इसको भी 2 लड़कियों के ग्रुप को भी तोड़ सकती हूँ, उनके बीच का हाथ छोड़ा के उनको अलग अलग कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो हो सकता है जिस मैं पदार्थ की, जिस मैटर की मैंने बात की है, वो मैटर ना रहे, वो कुछ और बन जाए। देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ पर H2O की बात करूं, पानी, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, एक गिलास पानी को मैं अगर ध्यान से देखूं तो जो सबसे छोटा मुझे मिलेगा वो H2O मिलेगा, यानी मॉलिक्यूल। क्या है ये, ग्रुप है। किसका ग्रुप है, एटम्स का ग्रुप है। कौन कौन से एटम है इस ग्रुप में, एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। समझ आ रही है मेरी बात। तो मैं अगर पानी को ध्यान से देखूं तो पानी में जो सबसे छोटी यूनिट मुझे मिलेगी वो H2O की मिलेगी। हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं इनको भी अलग अलग कर सकती हूँ ताकि मुझे एक O मिल जाए और 2 H मिल जाए। पर क्या ये पानी होंगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही इनको मैंने तोड़ दिया वैसे ही मैंने पानी की आइडेंटिटी चेंज कर दी। क्लियर। जैसे फिल्मों में भी देखा होगा आपने कि 4 लड़कों का ग्रुप होता है या हीरोइन एक्टर्स का ग्रुप होता है, तो वो जो साथ में मिलके जो उनकी पावर होती है, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग अलग में नहीं होती। ठीक है, तो जो साथ में इस H2O का प्रॉपर्टी है, इस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है पीने लायक पानी, अगर मैं इनको तोड़ के अलग अलग कर दूंगी, एटम बना दूंगी, तो इनकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। क्लियर बेटा। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे मैटर जिसमें सिंगल सिंगल एटम हो तो वो अलग मैटर होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम ना होके मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। और होता क्या है मॉलिक्यूल, इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स 2 और मोर। जाहिर है, क्योंकि अगर एक ही होगा फिर तो वो यही वाला हो जाएगा ना। तो इसीलिए 2 हो या 2 से ज्यादा एटम्स हो, परमाणु हो, जो आपस में बॉन्डेड हो। मैंने बताया ना, हाथ जुड़े होने चाहिए, मतलब उनके बीच में एक बॉन्ड बना होना चाहिए। अगर बॉन्ड नहीं है तो फिर तो वो अलग अलग ही हो गए ना बेटा। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह, ग्रुप, जो रासायनिक आबंध द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे NH3, अमोनिया, ये गैस है, अमोनिया गैस।
इसी तरह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है। अब देखिए इसमें कार्बन अलग है और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ये, ठीक है। अगर मैं इनको तोड़ के एटम बना दूं, परमाणु बना दूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं रही ना, फिर प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई, ठीक है। तो अगर मैं एक बॉक्स में कार्बन डाइऑक्साइड भर लूं और बोलूं कि इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे CO2 मॉलिक्यूल, यानी कि CO2 अणु। क्लियर। देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये एटम्स हैं, इस बॉक्स में क्या है, A एटम है और B एटम है, मतलब कोई भी अलग अलग तरह के परमाणु हैं, A परमाणु है, B परमाणु है, ये सेम भी हो सकते हैं, ये एक जैसे भी हो सकते हैं। अब देखिए आपको ये इधर उधर जाते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एटम जो होते हैं, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि एटम्स के अंदर गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये आपको पता है, इसीलिए इस एनिमेटेड वीडियो में आपको ये इधर उधर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये दोनों एटम्स एक साथ कंबाइन कर जाएंगे और एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, यानी अणु बना लेंगे। अच्छा, क्यों कंबाइन करेंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि ये क्यों कंबाइन करेंगे। अगर आपकी मान लीजिए कोई फ्रेंड है जो कि मैथ्स में वीक है और आप जो है वो साइंस में वीक हैं, वो साइंस में इंटेलिजेंट है, आप मैथ्स में इंटेलिजेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों ही अभी अनस्टेबल हो ना, मतलब आप दोनों को ही कुछ ना कुछ चाहिए जो आपके पास नहीं है, राइट। तो आप क्या करोगे, एक दूसरे से दोस्ती कर लोगे, मतलब जो कमी आपके पास है वो पूरी कर सकती है और जो उसकी कमी है वो आप पूरी कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो आपको मैथ्स पढ़ा देगी और आप उसको साइंस पढ़ा देंगे, या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसी तरह का सिचुएशन यहाँ पर भी होता है। मॉलिक्यूल बनता क्यों है, अणु बनता क्यों है, कोई भी एटम्स आपस में जुड़ते क्यों हैं, वो रासायनिक आबंध क्यों बनाते हैं, तो इसका रीज़न ये है, कारण ये है कि वो एटम अकेले अकेले स्टेबल नहीं होते। वो आप क्यों नहीं स्टेबल होते, वो आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, वो चैप्टर 4 में है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कुछ ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो इसीलिए वो दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको मैथ्स और साइंस का एग्जाम्पल देके बताया, इसी तरह से आप बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपके पास रोटी है, किसी दूसरे के पास सब्जी है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी रोटी उसे अपनी दोगे, थोड़ी सब्जी उसकी ले लोगे, तो दोनों इस तरह से अपनी कमी को पूरा कर रहे हो ना, ताकि आप एक स्टेबल हो जाओ। तो ऐसे ही एटम्स जो होते हैं, कुछ एटम, सभी एटम नहीं, कुछ तो ऐसे एटम्स भी होते हैं जो अकेले अकेले भी स्टेबल होते हैं, पर कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो स्टेबल नहीं होते। तो स्टेबल होने के लिए वो दूसरे एटम के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ देखिए, अगर तो ये A और B दोनों सेम ही हैं, तो यहाँ ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना हाइड्रोजन, तो ये दोनों H ही हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, जिसे हम H2 गैस कहते हैं, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से Cl2 गैस, यानी जब दोनों एटम सेम ही हो, क्लियर। ऐसा भी हो सकता है कि एटम्स अलग अलग हों और आपस में जुड़ रहे हों, जैसे आपने वाटर का एग्जाम्पल देखा H2O, वो क्या है, उसमें एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है दोनों अलग अलग टाइप ऑफ एटम्स ना, अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं, स्टेबल होने के लिए जुड़ रहे हैं। इसी तरह से अमोनिया है NH3, ये भी, इसमें एक N है नाइट्रोजन और 3 H हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु बना रहे हैं। अगर सेम है दोनों ही एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स, तो वो एक तरह के अणु होंगे, और अगर अलग अलग हैं तो वो किसी और तरह के अणु होंगे। क्लियर बेटा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दोनों एटम्स के बीच में, मैंने बताया ना, दोनों एटम्स जुड़ जाएंगे, परमाणु जुड़ जाएंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन है, तभी तो जुड़ रहे हैं ना। इनके बीच में मैंने कहा ना, एक तरह का आबंध बनेगा, एक तरह का बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड कैसा है, जैसे मैंने अभी आपको फ्रेंड्स का एग्जांपल देके बताया कि मैथ्स में इंटेलिजेंट है, एक जन साइंस में इंटेलिजेंट है, तो दोनों फ्रेंडशिप कर लेंगे ना, तो ये क्या है, दोनों के बीच में एक तरह का बॉन्ड डेवलप होगा, एक तरह का आबंध डेवलप होगा। वही आपको दिखा रखा है कि ये जो बॉन्ड है ये अट्रैक्टिव बॉन्ड है, यानी कि आकर्षण है दोनों के
बीच में, किन दोनों के बीच में, दोनों ही एटम्स के बीच में। और ये आबंध, ये बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल को अलग अलग करना है, मतलब मॉलिक्यूल के एटम को अलग अलग करना है, अणु के परमाणु को अलग अलग करना है, तो ऐसे ही वो नहीं हो जाएंगे, उसको उनके बीच का बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा। क्लियर बच्चे? अब देखिए बेटा, हमने ये वाली पॉइंट भी डिस्कस कर ली कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मतलब एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके, संयोग मतलब जुड़ के अणु का निर्माण करते हैं। सेम एलिमेंट मतलब जो सेम टाइप के होंगे, जैसे H2 गैस हमने अभी बात करी ना कि भाई ये H एटम और दूसरा H एटम, ये बीच में माइनस नहीं है बेटा, ये बीच में इनका बॉन्ड है, इनका आबंध है, जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं। जैसे आप हाथ में हाथ मिला के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये तो सेम टाइप के हो गए, तो सेम एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऐसी ऑक्सीजन गैस, वो भी क्या होती है, सेम ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़ जाते हैं, संयोग कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, क्योंकि ये ग्रुप हो गया इसलिए मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसी तरह से NH3 गैस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए NH3 इस तरह से बनाते हैं हम, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। एक N होता है सेंटर का हीरो, और उसके आजू बाजू 3 H 3, आप समझ जाइए। तो ये एक N है एटम, ये अलग है, और ये H ये अलग है, करेक्ट। तो एक एलिमेंट सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स का भी ग्रुप बन सकता है। एक समान तत्व भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न तत्व भी हो सकते हैं, और ये मिलके क्या बना लेते हैं, अणु, यानी कि मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिसिटी, यानी कि परमाणुकता। देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule is known as its atomicity। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। अब देखो, पढ़ने में तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर है बहुत सिंपल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी अणु में, जैसे मैंने यहाँ ले लिया O2, ये अणु है ना, देख के ही पता चल रहा है भाई, एक से ज्यादा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल है, अणु है। एक से ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल कहलाता है, अणु कहलाता है, क्योंकि ये ग्रुप है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में, अणु में जितने एटम्स हो, यहाँ पे कितने एटम दिख रहे हैं, O के 2 एटम्स दिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी, यानी कि परमाणुकता। तो इस मॉलिक्यूल की, इस अणु की परमाणुकता कितनी है, 2। क्यों? क्योंकि ये 2 एटम्स से मिलके बना हुआ है, 2 परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। इसे, ये ऑक्सीजन गैस है जो हम इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से ओजोन, ये भी आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, ओजोन गैस क्या होती है, जो आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर है, आपको यूवी रेडिएशन से, यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वो O3 होता है। O3 मतलब O3 मॉलिक्यूल, O3 अणु होता है। ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, आपस में जुड़े हुए, बॉन्ड बना रखा होता है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं, इस अणु को देखूं, तो कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। परमाणुकता कितनी हो गई, 3। क्लियर? तो आपको एटॉमिसिटी का देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एटॉमिसिटी, और दूसरा ये पूछ लेता है कि भाई आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, मान लो दे देगा CH4, ये मीथेन है, क्या है, मीथेन गैस, और पूछे कि भाई इसकी एटॉमिसिटी बताओ, परमाणुकता बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ एटम्स देखना है कि भाई कितने एटम्स इसमें जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप को बनाने के लिए कितने दोस्त आपस में जुड़े हुए हैं, तो कितने, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5। टोटल हो गए 5। तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 5, परमाणुकता कितनी हो गई, 5। इस तरह से NH3 अमोनिया, कितने एटम्स जुड़े हुए हैं इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, फिर से सुनो बेटा, इस अणु को बनाने के लिए कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, तो 4 परमाणु जुड़े हुए हैं। कैसे, 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4, परमाणुकता हो गई 4। तो क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम्स चाहिए होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। किसी भी अणु को बनाने के लिए जितने परमाणुओं की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं परमाणुकता। क्लियर? चलिए।
आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं एटॉमिसिटी के लिए, यानी कि परमाणुकता के। जैसे आप देख रहे हैं टेबल में दे रखा है आर्गन, हीलियम। ये बेटा नोबल गैसेस में है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये नोबल गैस होती है और इसीलिए ये अकेले अकेले ही रहते हैं, तो इसीलिए मोनो एटॉमिक, एक परमाणु यानी एक ही परमाणु होता है इसमें। ये और किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, नहीं जुड़ते, अकेले अकेले ही रहते हैं। ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन गैस डायटॉमिक होती है, यानी कि द्विपरमाणुक होते हैं, 2 परमाणु होते हैं उसमें। हाइड्रोजन भी 2 एटम्स होते हैं, डायटॉमिक, द्विपरमाणुक। नाइट्रोजन भी डाय ही होती है, 2 होते हैं। क्लोरीन भी डाय होती है। पर फॉस्फोरस और सल्फर, ये 2 आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है सल्फर का खास तौर से। सल्फर में का जो एक मॉलिक्यूल होता है, एक अणु होता है, उसमें सल्फर के 8 एटम्स जुड़े हुए होते हैं, आपस में 8 एटम्स के बीच में बॉन्ड बना होता है, आबंध होता है। इसी तरह से फॉस्फोरस भी 4 एटम्स से मिलके बना होता है, तो उनका जो एक का ग्रुप होता है उसमें 4 फॉस्फोरस के एटम यानी कि परमाणु होते हैं। ठीक है बेटा, तो पेपर में आपको कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल दे देंगे, कोई भी अणु दे देंगे और आपको बताने होंगे कि उसमें कितने एटम्स हैं या उसकी परमाणुकता क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, देखते ही पता चल जाएगी। ओके, अब आ जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि यौगिकों के अणु। देखो अभी तक हमने जितनी बात की, जैसे H2, O2, O3, ये क्या है, ये सेम ही एटम है ना, H के ही एटम है यहाँ पे O के ही एटम है, यहाँ पर भी O के ही एटम है। तो जब एक ही तरह के एटम्स जुड़ते हैं, एक ही तरह के परमाणु जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। क्या बोलेंगे इन दोनों को, इसको और इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्व के अणु, जो एक ही तत्व के अणु हों, एक ही तत्व के अणु हों। ठीक है, ये जिसमें हाइड्रोजन ही है, इसमें ऑक्सीजन ही है, इसमें भी ऑक्सीजन ही है, एक ही तत्व के। ऐसी क्लोरीन देख लीजिए, Cl2, क्लोरीन गैस, इसमें भी दोनों जो एटम है, दोनों परमाणु हैं, वो क्लोरीन के ही हैं, एक ही तत्व के हैं, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, ये अणु है, मॉलिक्यूल है, पर एक ही तत्व का है। पर अब हम किसकी बात करेंगे, यौगिकों के अणु की, यानी कि जिनमें एक से ज़्यादा प्रकार के, एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स, तत्व होते हैं, जैसे कि CH4, जैसे कि NH3, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, लेकिन इनमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। क्लियर, तो देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि यौगिक बनता कैसे है, एक निश्चित अनुपात में ही बनता है, एक फिक्स्ड रेशियो होती है। तो ये H2O, NH3, CO2, ये सारे क्या हैं, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, और सॉरी, ये भी मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि भाई ये ग्रुप है ना, ग्रुप दिख रहा है आपको, गैंग दिख रहा है आपको, तो ये परमाणुओं का ग्रुप है, ये भी परमाणुओं का ग्रुप है, ये भी परमाणुओं का ग्रुप है, तो ये भी अणु है, अणु है, अणु है। लेकिन फ़र्क क्या है, दोनों जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि इसमें एटम्स अलग अलग हैं, परमाणु अलग अलग हैं। क्लियर बच्चे, इसमें अलग नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाम का परमाणु है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन नाम का परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम का परमाणु यानी कि एटम है। एम आई क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होता है? देखो अब तक आपने पढ़ लिया एटम यानी कि परमाणु, आपको क्लियर हो गया। फिर आपने पढ़ा मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु, ये भी आपको क्लियर हो गया। भाई एटम सबसे छोटा होता है, हमने पढ़ लिया भाई। मॉलिक्यूल्स, इनको ही मिला के ग्रुप बना दे तो मॉलिक्यूल्स बन जाता है, यानी कि अणु बन जाता है। ठीक है, परमाणुओं को मिला के अणु बना लेते हैं। अब है तीसरा बला, यानी कि आयन। आयन कैसे बनता है, क्या होता है आयन? तो देखो, चार्ज्ड स्पीशीज आर नोन एज आयंस। आवेशित कणों को आयन कहते हैं। चार्ज बेटा दो तरह के पढ़े हैं आपने, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, प्लस या
माइनस। 2 चार्ज पढ़े हैं आपने, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने। तो कोई भी ऐसा ग्रुप या ग्रुप कह लो, बिना ग्रुप का अकेला कह लो, अकेला भी हो सकता है और ग्रुप के साथ भी हो सकता है, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा है, कोई ना कोई आवेश है, या तो प्लस का या तो माइनस का, तो ऐसे कणों को, ऐसे पार्टिकल्स को, देखो वो पार्टिकल सिंगल सिंगल भी हो सकता है एटम, या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम कहेंगे आयन। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि बनता कैसे, कैसे किसी के भी ऊपर प्लस या माइनस आ जाता है, इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो देखिए, आयन 2 तरह के होंगे, जैसा कि आपको पता ही है, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। प्लस वाले को इंग्लिश में कैटायन कहते हैं और माइनस वाले को एनायन कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए प्लस वाला धनायन और माइनस वाला ऋणायन। हम इसे बच्चों की लैंग्वेज में ऐसे समझाते थे कि जो प्लस है मतलब वो देने वाला है, और देने वाला मतलब धनवान है ना, तो इसलिए धनायन। और जो माइनस है बेचारा, वो लेने वाला है, कर्जा लेने वाला, और कर्जा को हम हिंदी में ऋण कहते हैं, तो माइनस वाले को ऋणायन बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो आयनिक स्पीशीज अगर आपसे कोई पूछे तो वो 2 तरह की होती है, एनायन और कैटायन, ऋणायन और धनायन। ओके, देखिए बेटा, हम आयन की बात कर रहे थे कि वो कैसे बनता है। ठीक है, आप वैसे इसका डिटेल 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू में दे देती हूँ कि कैसे बनता है आयन। देखिए, जो एटम होता है ना, यानी परमाणु, वो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन। अब क्या मतलब है न्यूट्रल होने का? मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता। तो कोई भी अगर एटम है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एटम है, इसके ऊपर ना तो प्लस का चार्ज होगा ना ही माइनस का चार्ज होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, हर एटम हमेशा न्यूट्रल ही होता है, सारे के सारे परमाणु न्यूट्रल होते हैं, ये बात आप ध्यान में दिमाग में बिठा लो। लेकिन when atom gains or loses electron then it forms anion or cation, यानी जब परमाणु इलेक्ट्रॉन या तो लेता है या देता है तो वो ऋणायन या धनायन बनाता है। मतलब जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन ले किसी भी तरह से, या तो इलेक्ट्रॉन ले और या तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे। ये मैंने बताया ना, 4th चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, जब आपको पता चलेगा कि एटम को भी हम और थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिए कि अगर ये कोई एटम है ए, कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी परमाणु है, या तो मैं इलेक्ट्रॉन इसको दे दूँ का मतलब मैंने इसको प्लस कर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, घुसा दिया मैंने किसी तरह से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, इतना तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। नहीं पता है तो अभी के लिए समझ लो। तो जब हम किसी एटम पे जो कि न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई भी आवेश इस पे नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, इसमें मैं जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डाल रही हूँ, तो अब तो इस पे चार्ज आ जाएगा ना। कैसा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज लेके आ रहा है अपने साथ? माइनस का। तो अब ये एटम ना रह के क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। और कौन सा आयन बन जाएगा? माइनस का, यानी कि ऋणायन। क्लियर? यानी कि ये एनायन बन जाएगा। ये ऐसा है कि बेटा आप तो अच्छे बच्चे हो, आप तो कभी कोई शरारत नहीं करते, लेकिन अगर कोई गंदा बच्चा आ जाए, मान लो आपको गंदी आदतें लगा दे, आपको पढ़ने में ना दे, आपको बंक करवाए क्लासेस, तो वो अपनी गलत हैबिट्स के साथ आपके पास आ रहा है। आप अच्छे थे बट आपकी गलत हैबिट्स के साथ आपके पास आ रहा है, तो आपके अंदर भी उसी की हैबिट्स आ जाएंगी ना, तो आपके अंदर भी वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आप क्या बन जाएंगे? ऋणायन, यानी कि इंग्लिश में एनायन। क्लियर? अब अगर आप वही हो, ठीक है, और आपके अंदर से बुराइयां और ज़्यादा हट जाएं, कुछ थोड़ी बहुत भी जो हो वो भी इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं, तो निकाल दे रहे हो ना, इसलिए माइनस कर रही हूँ। मतलब आपकी जो भी आप हो उसमें से जो भी थोड़ा बहुत भी कुछ बुराई वगैरह होगी वो मैं आप में से निकाल दे रही हूँ, तो अब तो निकल गई ना। तो अब कैसे आप बन जाओगे? बिल्कुल बाबा, ऋषि मुनि बाबा जैसे बन जाओगे, मतलब बहुत ही अच्छे बन जाओगे। तो सारा पॉजिटिव होगा आपके अंदर से। क्यों? क्योंकि सारा नेगेटिव तो बाहर चला गया, माइनस हो गया, तो तब भी आप आयन कहलाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर चार्ज आ गया, आवेश आ गया। और अब कौन से वाले आयन कहलाएंगे? आप कहलाएंगे कैटायन।
क्या कहलाएंगे आप? कैटायन यानी कि धनायन। क्लियर बेटा? तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। लेकिन किसी भी तरह से अगर मैं उसमें इलेक्ट्रॉन या तो डाल दूं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कैटायन और अनायन यानी कि ऋणायन और धनायन बनाता है। क्लियर बेटा? अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, आई गेस 2 या 3 नंबर में आता है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वैसे तो आई वुड रेकमेंड कि ये वाला चैप्टर से पहले थोड़ा बहुत आप 4th चैप्टर को भी पढ़ लें। नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा सा ध्यान में देख लें, क्योंकि 4th चैप्टर मेरे हिसाब से NCERT में पहले होना चाहिए और फिर ये 3rd चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि जो 4th चैप्टर में बेसिक्स दे रखे हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं, और बिना 4th चैप्टर पढ़े आपको 3rd चैप्टर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। या तो जब 3rd चैप्टर पढ़ लें फिर 4th चैप्टर पढ़ें, तो वापस से 3rd चैप्टर पे आ जाएं, क्योंकि कुछ क्लैरिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो ये है हमारा राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, यानी रासायनिक सूत्र लिखना। आप जितने भी अपने आसपास देखते हो, जैसे मैंने बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल H2O का है ना, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड का है, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स यानी यौगिक हैं, इनका फॉर्मूला है ना बेटा, एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, राइट? तो ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मैं बोल दूं जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड को क्या लिखना है? ZnO लिखना है, ZnO2 लिखना है, क्या लिखना है, हमें कैसे पता चलेगा? ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या लिखना है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को क्या लिखना है, CaO लिखूं या CaO2 लिखूं, ये फॉर्मूला क्या है, इसको हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है बेटा, तो हम अभी वही सीखेंगे। ठीक, लेकिन इसमें ये 1 नंबर का डेफिनेशन आता है, इसको प्लीज थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। वो क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, यानी किसी तत्व की संयोजन शक्ति को हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं 118, ठीक है, सभी जो है वो उनमें से जो कुछ हैं वो दूसरे, मैंने बताया ना अभी, मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब वो अणु बनाते हैं, जब वो फ्रेंडशिप करते हैं किसी और एटम के साथ, तो कैसे फ्रेंडशिप करेंगे, क्यों फ्रेंडशिप करेंगे, है ना, और कितनी फ्रेंडशिप करेंगे आप, वो बेसिकली वैलेंसी होती है, यानी कि संयोजकता होती है। आपके एनसीईआरटी में बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें बता रखा है कि एक ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस पता है ना आपको, जिसके 8 पैर होते हैं। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टोपस के जो है वो 8 पैर है। अब इस अपने हर एक पैर से पकड़ सकता है, राइट, अपने जो भी इसका शिकार है उसको अपने हर एक पैर से पकड़ सकता है। क्लियर? यानी कि ये बॉन्ड हर एक जगह से बना सकता है। और कितनी जगह है इसके पास? 8 जगह हैं। क्लियर बच्चे? अब मान लो ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, तो ऑक्टोपस कितने जगह से इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 8। ठीक, अब इसको मिल गए नदी में, समुद्र में आदमी मिल गए, ठीक है, ह्यूमन मिल गए, जिनके 2 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। तो जो ह्यूमन है वो कितने जगह से जुड़ सकता है? वो 2 जगह से जुड़ सकता है। पैर को इंक्लूड नहीं कर रही मैं, पर दोनों हाथों से अभी मान लीजिए वो जुड़ सकता है। तो आप ये देखो कि अगर ऑक्टोपस और ह्यूमन को आपस में दोस्ती करनी हो या खाना हो, व्हाटएवर, तो वो कैसे दोस्ती करेंगे? जो ये भी शांत हो जाए और ये भी शांत हो जाए, या शांत तो नहीं होगा खैर जब ऑक्टोपस पकड़ लेगा, पर बात समझो कि मतलब ये भी अपना, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, ठीक है, और इसकी 8 है, मतलब दोनों ही फुलफिल हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो देखो ये आपको पता है, यहाँ पर एक ह्यूमन आ जाएगा, ये अपने 2 हाथ इसके 2 पैर से जोड़ लेगा ना, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, यहाँ पर भी ये अपने 2 पैर से एक ह्यूमन पकड़ लेगा, उसके दोनों हाथ पकड़ लेगा, यहाँ पर भी ये पकड़ लेगा और यहाँ पर भी ये पकड़ लेगा। ये समझ रहे हो बेटा? ये जो है वो आदमी के हाथ हैं और ये उसके 2 पैर हैं। तो कितने आदमी चाहिए होंगे? 4 आदमी चाहिए होंगे ऑक्टोपस को खुश करने के लिए। भाई इसको 4 आदमियों की ज़रूरत है, तभी उसके सारे के सारे जो पैर हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। क्लियर?
तो इसी को कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कितनी जगह से वो जुड़ सकता है। अगर मैं पैर भी इंक्लूड कर लेती कि तो ये अपने 4 पैरों से एक इंसान को पकड़ लेता, 2 हाथ और 2 पैर डाल के, और दूसरे 4 पैरों से भी ये एक इंसान को पकड़ लेता। इस कंडीशन में ये OH4 है, ऑक्टोपस ने 4 आदमियों को लिया है, और अगर मैं इंसान के पैर भी जोड़ दूं तो उस कंडीशन में हो जाएगा OH2, मतलब एक ऑक्टोपस ने 2 आदमियों को पकड़ के रखा हुआ है। क्लियर बेटा? तो इसी को कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो, एक और एग्जाम्पल से। देखिए, मान लीजिए एक कोई फ्रेंड है, कोई भी लड़की है जिसको 3 रोटियों की भूख है, तो बेचारी का पेट खाली है ना। मान लीजिए ये मैंने बोल दिया है वो एक्स है, एक्स नाम की लड़की है जो कि 3 रोटियों की भूखी है बेचारी, तो ये इसको 3 रोटियां चाहिए ना। अब यहाँ पर क्या है, कोई एक वाई है जिसके पास 1 रोटी है देने के लिए, इस बेचारी को 3 रोटियां चाहिए तब इसका पेट भरेगा, और इसके पास देने के लिए 1 रोटी है। तो अगर ये इसको दे देगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगे ना, है ना भाई, ये आपस में फ्रेंडशिप कर लिया कि चल कोई नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा रोटी है, तू ले ले। पर क्या इसका पेट भरा? देखो, इसका तो हो गया क्योंकि जितना इसके पास एक्स्ट्रा था इसने दे दिया, पर क्या इसका पेट भरा? नहीं भरा। क्यों? क्योंकि इसको 2 रोटियां और चाहिए। तो ये क्या करेगी, ये बोलेगी बहन तू अपनी जैसी 2 और बुला ले, यही बोलेगी ना कि तू अपने जैसी 2 और बुला ले। तो एक और वाई आ जाएगी इसके पास, वो भी अपनी 1 रोटी इसको दे देगी, और एक और वाई आ जाएगी, वो भी अपनी 1 रोटी इसको दे देगी। अब बताओ, अब तो ये खुश हो गए, सारे ही खुश हो गए, क्योंकि इनके पास 1-1 रोटी एक्स्ट्रा थी जो ये देना चाह रहे थे, और इसको 3 रोटियां चाहिए थी जो ये लेना चाह रही थी। तो इसीलिए ये आपस में जुड़ गए और इन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया, इन्होंने अणु बना लिया। हमने बात की थी ना कि भाई कोई अणु बनाएगा ही क्यों, तब मैंने आपको बताया था स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पर X को स्टेबल होने के लिए 3 रोटियां चाहिए, और Y को स्टेबल होने के लिए अपनी 1-1 रोटी देनी है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो ये आपस में कंबाइन करते हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला जो है वो इसी चीज पे बेस्ड है। देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर H हम ले लें, H एक एटम है, एक परमाणु है, और Cl एक परमाणु है, एक एटम है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को आपस में जुड़ना हो तो ये कैसे जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? तो बेटा यहां पर मैंने लिख दिया सिंबल। ठीक है, सिंबल ऑफ H, H हाइड्रोजन है, H इधर, सिंबल ऑफ क्लोरीन Cl होता है, और यहां मैंने लिख दी वैलेंसी। वैलेंसी मतलब संयोजकता, भाई उसको कितनी ज़रूरत है, या तो देने की ज़रूरत होगी या तो लेने की ज़रूरत होगी। तो बेटा हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, और क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1। ये बेटा क्या है, जो ज़रूरत है हाइड्रोजन की, या तो देने की ज़रूरत होगी या तो लेने की ज़रूरत होगी। तो ये जो है वो 1 है इसकी भी, और ये भी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये H इस 1 के साथ जाएगा तो H ही रहेगा, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। ये Cl इसके साथ जाएगा, ये लिखो ना लिखो, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। इसको आसान शब्दों में क्या कहेंगे कि भाई इसको एक की ज़रूरत थी, इसको और इसको देना था, तो इन दोनों ने आपस में फ्रेंडशिप कर ली, HCl बन गया। इसकी वैलेंसी 1 क्यों है ये आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको एक टेबल दे रखी है आपके NCERT में, वो टेबल आप देख लीजिए। चैप्टर 4 में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये वैलेंसी कैसे पता चलेगी हमें, वो चैप्टर 4 में क्लियर होगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसकी। हाइड्रोजन और सल्फर को आपस में कंबाइन करना हो, आपस में जुड़ना हो, तो वो कैसे जुड़ेंगे? देखो, हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, सल्फर की वैलेंसी होती है 2, यानी कि इसको ऐसे समझो कि सल्फर को भाई 2 रोटियों की ज़रूरत थी, और हाइड्रोजन 1 रोटी दे सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H2S, H 2 के साथ जाएगा H2 और S। इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे कि भाई सल्फर को तो 2 रोटियों की ज़रूरत थी ना, और H कितना रोटी दे सकता था? 1 ही, तो दूसरा H भी आ गया इसको रोटी देने के लिए। क्लियर? तो H2S, अब ये कंबाइन हो गए, अब ये खुश हो गए। क्लियर? ऐसी एक और एग्जाम्पल है, कार्बन और क्लोरीन, इनको आपस में जुड़ना हो तो कैसे जुड़ेंगे? कार्बन की वैलेंसी होगी 4, क्लोरीन की हमने अभी पढ़ी 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, C के साथ 1 आ जाएगा तो C1 तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ C लिखेंगे, और Cl के साथ 4, तो ये बन गया CCl4। क्लियर बच्चे? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको बहुतों की वैलेंसी तो वैसे ही याद हो जाएगी। क्लियर?
अब देखिए मैग्नीशियम और क्लोरीन, इनको आपस में कंबाइन होना हो, जुड़ना हो तो कैसे जुड़ेंगे? मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की हमने अभी देख ली 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Mg1 है तो Mg ही लिखेंगे और Cl2, बन गया फॉर्मूला। ऐसी Al और O कंबाइन करेंगे, एल्यूमिनियम का 3 होता है वैलेंसी, ऑक्सीजन का 2 होता है, कंबाइन करो Al2O3, ऐसे ये, ठीक है। तो ये जो है आपको मैं मानती हूँ कि वैलेंसी यानी संयोजकता किसकी कितनी होती है, ये आपको कुछ की तो याद करनी पड़ेगी, कुछ की आपको अगले चैप्टर में समझ में आ जाएगी, और ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। ओके, अब क्वेश्चन में जो आता है आपके पेपर में, वो ये आते हैं, पर ये वाले तो पक्का से आते हैं। ये क्या है? विद पॉली एटॉमिक आयन्स, यानी बहु परमाणुक आयन, यानी जिसमें ये तो सारे एक एक ही थे ना, देखो बेटा MgCl, HCl, HS, ये सारे एक एक ही थे, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं, यानी आयन्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। NO3 माइनस, OH माइनस, CO3 माइनस, SO4 माइनस, NH4 प्लस। देखो कैसे कैल्शियम और OH आपस में जुड़े तो क्या होगा? OH अलग अलग नहीं लिखना बेटा, ये OH आपस में साथ में जुड़ा है, तो कैल्शियम की 2 होती है और OH की आपको याद करनी पड़ेगी 1 होती है। OH की सिर्फ O की 2 होती है, सिर्फ H की 1 होती है, लेकिन OH की साथ में 1 होती है। ये आपको इन चारों पांचों का तो याद करना पड़ेगा। क्लियर? हायर क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएगा ये बात कि इनका ऐसा क्यों होता है, बट अभी आपके लेवल का नहीं है, आपको सिर्फ इनकी वैलेंसी याद करके रखनी है। ओके, तो देखिए क्या है, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Ca1 और OH होल ट्वाइस। लिखने का तरीका देखा है, होल ट्वाइस, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगी CaO2H2, ये ऐसा तरीका गलत है। Ca तो ठीक है, अब OH को तो पूरा ही मल्टीप्लाई करना है ना 2 के साथ, इसीलिए मैथ्स में आपको पता है OH को पूरा ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ। क्लियर? ऐसी Na की भी 1 होती है, NO3 की भी 1 होती है, ये मल्टीप्लाई हो गए NaNO3। आप कहोगे मैम आपने इसको 1 ऐसे क्यों नहीं किया? तो बेटा 1 तो लिखो ना लिखो एक ही बात है ना, तो इसीलिए इसको ऐसे ना लिख के आप NaNO3 भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखो Na की होती है 1, CO3 की होती है 2, ये आपको प्लीज़ याद करनी है। ये देखिए इसकी होगी 1, इसकी भी होगी 1, इसकी होगी 2, इसकी होगी 1, इसकी भी होगी 1, ये प्लीज़ इनको याद कर लीजिए। अभी आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na के साथ चला जाएगा 2 और CO3 के साथ चला जाएगा 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट लगा के, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ देखो NH4, उसकी मैंने बताया ना 1 होती है, और SO4 की, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, SO4 की 2, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। NH4 के साथ क्या चला गया 2, तो इसीलिए ब्रैकेट में 2 और SO4 के साथ 1, जिसको हमें लिखने की ज़रूरत ऐसे ही है। ओके बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस पे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। आई एम अगेन टेलिंग, फिर से बता रही हूँ, प्लीज़ आप कुछ की संयोजकता, एटलीस्ट जो NCERT में आपके एग्जाम्पल्स हैं उनकी वैलेंसी यानी उनकी संयोजकता तो आप याद कर ही लीजिए। क्लियर? चलिए फिर इसके बाद के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में लेंगे। थैंक यू।